जय हिंद दोस्तों। टारगेट विद रोजगार पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि हमने ज्योग्राफी में भारत के पड़ोसी देश, भारत का परिचय और भारत की तटीय सीमा पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत का जल क्षेत्र अर्थात भारत की जलीय सीमा। जलीय सीमा मतलब भारत के जल की जो सीमा है, समुद्री सीमा, उसे क्या कहते हैं और कितनी कितनी दूरी पर कौन कौन सी सीमा लगती है, उसके नाम क्या है और उसे किस में मापते हैं, आज ये हम पढ़ेंगे। और जो मुख्य रेखा हमारी रह गई थी, आज हम उनके बारे में देखेंगे। कौन कौन सी मुख्य रेखा हमारे भारत से गुजरती हैं, जैसे देशांतर रेखा या समय रेखा। आवाज हम पेज में पलटे तो उसके बारे में देखेंगे। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत के जल क्षेत्र। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे भारत की मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन। तो भारत की मानक समय रेखा के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले भारत की मानक समय रेखा देखते हैं कौन सी होती है। तो भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत की मानक समय रेखा किसे कहते हैं? तो भारत की मानक समय रेखा देखो, देशांतर के आधार पर समय निर्धारण करती है। तो भारत की मानक समय रेखा क्या करती है? ये देखो अक्षांश, जैसे ये हमारा ग्लोब है, तो ग्लोब पर देखो जो इस तरीके से होते हैं ये होते हैं अक्षांश, और जो ये इस तरीके से होते हैं ये होते हैं देशांतर। ठीक, ये होते हैं देशांतर। तो जो खड़ी रेखा होती हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं। तो देशांतर के आधार पर समय का निर्धारण होता है। किसका? पहला पॉइंट लिखेंगे, देखो इसमें देशांतर के, पहला पॉइंट लिखेंगे देशांतर के आधार पर, देशांतर के आधार पर समय निर्धारण होता है। समय निर्धारण होता है, निर्धारण होता है, होता है। ये इसका पहला पॉइंट हुआ। अक्षांश के आधार पर हम क्या पता करते हैं? तो इस टॉपिक को, इस पॉइंट को भी आप लिख लें। अक्षांश के आधार पर, अक्षांश के आधार पर क्या निर्धारण करते हैं? लोकेशन। आधार पर हम लोकेशन का निर्धारण करते हैं। लोकेशन अर्थात स्थिति, स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो देशांतर के आधार पर हम समय का निर्धारण करते हैं, और जो स्थिति अर्थात लोकेशन का जो निर्धारण करते हैं वो हम अक्षांश के आधार पर करते हैं। तो अक्षांश किसको प्रदर्शित करता है? अक्षांश लोकेशन को प्रदर्शित करता है, और देशांतर हमारा समय का निर्धारण करता है। अब भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। कितनी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। पूर्वी डिग्री देशांतर भारत की मानक समय रेखा, समय रेखा है। भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा है। यह रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये रेखा कौन सी रेखा?
भारत की मानक समय रेखा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये रेखा 5 राज्यों, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इस तरह लिखो, भारत, ये रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इससे ये रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? तो देखो, नंबर 1 आएगा यूपी। कौन सा? यूपी। यूपी के बाद क्या आएगा? देखो, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, यूपी के बाद नंबर 2 एमपी अर्थात मध्य प्रदेश। मैं पूरा नाम लिख देता हूं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद तीसरा आएगा देखो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद क्या आएगा? देखो उड़ीसा। 4 क्या आएगा? उड़ीसा। 4 आया उड़ीसा। 5वां क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। 5वां आंध्र प्रदेश। 5वां आएगा हमारा आंध्र प्रदेश। अब देखो, हम उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है, हम देखें कि उत्तर प्रदेश में ये रेखा कहां से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश में ये कहां से गुजरती है? प्रयागराज के नैनी से। प्रयागराज में नैनी या मिर्जापुर, प्रयागराज में, इसे देखेंगे हम, प्रयागराज में कहा? मिर्जापुर, नैनी से गुजरती है। प्रयागराज में मिर्जापुर एक सीरीज भी है। तो मिर्जापुर नैनी से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है? प्रयागराज, मिर्जापुर, नैनी से गुजरती है। अब देखो, इसे हम क्या कहते हैं? इस रेखा को हम क्या कहते हैं? IST रेखा। IST रेखा कहते हैं। IST रेखा का मतलब क्या है? IST रेखा का मतलब है, देखो, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन। इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, भारतीय मानक समय रेखा, ये होती है इंडियन स्टैंडर्ड लाइन। IST से कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, भारतीय मानक समय रेखा। अब देखो, जो विश्व का मतलब पूरे संपूर्ण समय का निर्धारण करती है, उस लाइन को क्या कहते हैं हम? GMT, ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं? GMT, ग्रीनविच रेखा। तो समय का निर्धारण किसके आधार पर होता है? ग्रीनविच रेखा के। ठीक, अब देखो, ये आपने लिख लिया होगा, मैं आगे लिखता हूं पॉइंट इसके ही। तो विश्व में समय का निर्धारण कौन सी रेखा से किया जाता है? GMT के द्वारा किया जाता है। अब GMT को हम क्या कहते हैं? देखो, GMT का पूरा नाम है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा ये कहां से गुजरती है? तो ये लंदन के एक प्रयोगशाला से गुजरती है। कहां से? लंदन से गुजरती है। लंदन से गुजरती है। कहां से? लंदन से गुजरती है। अब देखो, हम देखेंगे कि GMT और IST में समय का कितना अंतर पाया जाता है। तो GMT और IST में, GMT व IST, GMT ग्रीनविच रेखा, IST इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, भारतीय मानक समय रेखा में
5.5 घंटे, 5.5 घंटे का, आवर्स या घंटे हम कुछ भी लिख सकते हैं, का अंतर होता है भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। कौन सी? भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड लाइन GMT से 5.5 घंटे आगे है। तो कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक, इससे आगे हम आप पढ़ेंगे भारत का जलीय क्षेत्र। ठीक, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, और चैनल से अगर हमारे नए जुड़े हैं तो उस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो आप तक, रोज की वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। बेल आइकन दबाएं और आपके अपने फ्रेंडों में वीडियो को शेयर करें। तो अब हमारा टॉपिक रहेगा, देखो, भारत के जलीय क्षेत्र। भारत का समुद्री क्षेत्र, भारत का कितना समुद्री क्षेत्र पर अधिकार है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक, कितना अधिकार है? देखो भारत की हम बाउंड्री बनाते हैं। पहले ये भारत हुआ, ठीक, ये भारत हुआ। इसके बाद क्या है? समुद्र। इसके बाद क्या है? समुद्र। भारत हुआ, भारत के बाद क्या है? समुद्र। ठीक, ऐसा। तो भारत के बाद है समुद्र। समुद्र क्या? देखो समुद्र कैसे होता है। समुद्र के 3, देखो ये समुद्र है, ये सब समुद्र से लगाते हैं, ये समुद्र है। समुद्र, ये हमारी आधार रेखा है। ठीक, आधार रेखा कौन सी इसे कहेंगे हम? देखो आधार रेखा, क्या? आधार रेखा, ये हमारी आधार रेखा है। आधार रेखा के बाद देखो एक रेखा और गुजरती है, ये एक रेखा गई। इस रेखा को क्या कहेंगे हम? इस रेखा को कहेंगे, देखो कौन सी? प्रादेशिक रेखा। प्रादेशिक रेखा, प्रादेशिक रेखा, प्रादेशिक रेखा, ये रेखा गई हमारी, इसे कहेंगे हम प्रादेशिक रेखा। इसके बाद देखो एक रेखा और जाती है, ये गई, ठीक, ये रेखा, इसे क्या कहते हैं हम? इस रेखा को, ये सब समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र में इस रेखा को कहते हैं हम संलग्न रेखा, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र कहते हैं इसे। किसे? ये जो समुद्री भाग है इसे हम संलग्न क्षेत्र कहेंगे, और जो ये क्षेत्र है इसे क्या कहेंगे हम? प्रादेशिक रेखा क्षेत्र, सॉरी रेखा नहीं, क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र। इसके बाद एक रेखा और गुजरती है इस तरीके से समुद्र की, एक सीमा और होती है। तो समुद्री सीमा देख रहे हैं हम, तो एक सीमा और होगी, इस सीमा को हम कहते हैं, देखो, अनन्य क्षेत्र। क्या कहेंगे? अनन्य क्षेत्र, अनन्य क्षेत्र। ये हमारे 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहले प्रादेशिक क्षेत्र, ये तो हमारी भारत की आधार रेखा है, बाउंड्री है हमारे भारत की। तो इसके बाद में पहला क्षेत्र पड़ेगा, उसे कहेंगे हम प्रादेशिक क्षेत्र। दूसरे क्षेत्र पड़ेगा, इसे कहेंगे हम संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। और देखो तीसरा क्षेत्र पड़ेगा तो उसे कहेंगे हम क्या? अनन्य क्षेत्र। अब देखो इन अनन्य क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र और प्रादेशिक क्षेत्र, इनका तीनों का अलग अलग महत्व है। जैसे हम सबसे पहले देखो हमारे समुद्र की जलीय सीमा या जल क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, समुद्र के बारे में। तो हम जलीय समुद्री सीमा को किस में मापते हैं? तो समुद्री सीमा को हम नॉटिकल मील में मापते हैं। किसमें? समुद्री दूरी को हम नॉटिकल मील में मापते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट बनाएंगे हम, समुद्री दूरी को हम किसमें? नॉटिकल मील में मापते हैं, मापते हैं। तो मापते हैं किसमें? नॉटिकल मील में।
अब 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। तो 1 नॉटिकल मील किसके बराबर होता है? 1 नॉटिकल मील NM, मतलब 1 नॉटिकल मील किसके? 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अब इस तरह देखो, हम सबसे पहले क्या लेंगे? आधार क्षेत्र। इसे क्या कहेंगे हम? आधार क्षेत्र। ठीक, आधार क्षेत्र। तो सबसे पहले हम आधार क्षेत्र, तो आधार क्षेत्र हम सबसे पहले पढ़ेंगे। कौन सा? आधार क्षेत्र। आधार क्षेत्र देखो, आधार क्षेत्र रेखा, जो आधार रेखा है, आधार रेखा और जो प्रादेशिक रेखा है, प्रादेशिक सीमा की कितनी दूरी होती है? 12 नॉटिकल मील। तो आधार रेखा से, इसे लिखेंगे, इसमें या पॉइंट बना के लिखते हैं। देखो, इसमें आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी, नॉटिकल मील तक की दूरी होती है, जो इस क्षेत्र को, इस तरह लिखो, इस क्षेत्र को प्रादेशिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रादेशिक क्षेत्र कहते हैं। 12 नॉटिकल मील होती है। अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे? संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र क्या होता है? एक बार, संलग्न क्षेत्र क्या होता है? संलग्न क्षेत्र होता है, देखो, जो 12 नॉटिकल मील से आगे की दूरी होती है, उसे क्या कहते हैं? हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं। तो अब देखो, संलग्न क्षेत्र पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र में हम क्या देखते हैं? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लिखेंगे, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कितनी? देखो, 24 नॉटिकल मील तक की। अब देखो, अगर ठीक से समझे, मैं मैप पे समझाता हूं। देखो, ये पहले इसके थोड़े से फैक्ट और जाने, फिर मैं बताता हूं। देखो मैप पे, अब इसमें और क्या फैक्ट आते हैं? देखो, इसमें क्या आता है? एक तो 24 नॉटिकल मील तक की दूरी आती है। इसमें क्या आता है? इसमें सीमा शुल्क लेने का अधिकार होता है किसी भी देश को। जैसे हमारे भारत का मैप, ये भारत की सीमा है। ठीक, ये भारत है। भारत के बाद देखो, एक रेखा ये है, फिर एक रेखा और है, ठीक, और एक रेखा ये है। ये 3 रेखा है। तो देखो, ये तो होगी कौन सी? ये तो होगी, देखो, आधार रेखा। आधार रेखा, ये कौन सा क्षेत्र होगा? ये क्षेत्र होगा प्रादेशिक क्षेत्र। प्रादेशिक क्षेत्र कितना होगा? ये होगा 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील। अब देखो, 12 नॉटिकल मील ये हुआ, ये प्रादेशिक क्षेत्र। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। अब संलग्न क्षेत्र देखो, 12 नॉटिकल मील ये हुआ, और 12 नॉटिकल मील ये होगा। 12 ही नॉटिकल मील ये होगा। तो टोटल आधार रेखा से ये जो दूरी हुई हमारी, ये जो दूरी हुई, कितनी हुई?
ये जो दूरी हुई 12 नॉटिकल मील पहले थी और 12 नॉटिकल मील हमने अब तय करी। तो ये जो दूरी हुई यहाँ तक कितनी हुई? जो 12 ये कितनी होगी? 24 नॉटिकल मील हो गई। 24 नॉटिकल मील हो गई, जो हमने देखो लिखा है आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। किसके? संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसमें जैसे हमारा ये भारत है, ये भारत, तो भारत क्या कर सकता है? 24 नॉटिकल मील। क्या अधिकार है भारत के 24 नॉटिकल मील तक के? तो पहले तो देखो प्रादेशिक सीमा में भारत के पूर्ण अधिकार होते हैं, और संलग्न क्षेत्र में क्या अधिकार होंगे भारत के? तो भारत क्या कर सकता है प्रादेशिक वो संलग्न क्षेत्र में? तो संलग्न क्षेत्र में देखो सीमा शुल्क के अधिकार, नंबर 1 क्या आता है? सीमा शुल्क के अधिकार। किसी भी कोई भी देश अपनी सीमा शुल्क का अधिकार लागू करता है। सीमा शुल्क के अधिकार तो 24 नॉटिकल मील तक की हम अपनी सीमा, समुद्री सीमा में सीमा शुल्क का अधिकार लागू कर सकते हैं। फिर साफ सफाई का अधिकार, इसकी जो साफ सफाई का अधिकार होगा वो हमारे क्षेत्र का, यह जिस क्षेत्र के अंतर्गत आती है उस क्षेत्र का होगा। साफ सफाई का अधिकार, साफ सफाई का अधिकार, ठीक, ये साफ सफाई का अधिकार। और अन्य भी बात है, जैसे वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ये भी संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अर्थात 24 नॉटिकल मील तक हमें वित्तीय अधिकार है। तो क्या एक और आता है, देखो क्या? वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार। ये वित्तीय अधिकार भी किसके अंतर्गत है? वित्तीय अधिकार भी देखो हमारे 24 नॉटिकल मील अर्थात संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये 3 अधिकार हमारे संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद क्या शुरू हो जाता है? देखो यहाँ तक संलग्न क्षेत्र था, संलग्न क्षेत्र लगा। इसके बाद क्या शुरू हो जाता है? इसके बाद शुरू हो जाता है देखो और आगे तक क्या? अनन्य क्षेत्र। अनन्य क्षेत्र कहाँ तक होता है? देखो इस 24 नॉटिकल 12 नॉटिकल ये हुआ, 12 ये हुआ, यहाँ तक क्या हुआ? 24 नॉटिकल मील। लेकिन आधार रेखा से कितना? 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को अनन्य क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। कितना? ये पूरी दूरी जो होगी, ये यहां से यहां तक की जो दूरी होगी कितनी? 200 नॉटिकल मील होगी। कितनी? 200 नॉटिकल मील। अनन्य क्षेत्र की दूरी इस आधार रेखा से इस रेखा तक कितनी होगी? 200 नॉटिकल मील होगी। मैं दूसरी जगह लिखता हूं, देखो कितनी? 200 नॉटिकल मील होगी। तो ये कितनी होगी? 200 नॉटिकल मील होगी। ये दूरी कितनी होगी? यहां से यहां तक की 200 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील आप मैपिंग अपनी कॉपी में नोटबुक में सही से बनाना। ये भारत की बाउंड्री हुई, भारत हुआ इसके अंतर्गत, इसे आधार रेखा कहते हैं, इसे प्रादेशिक क्षेत्र कहते हैं, और इसे संलग्न क्षेत्र, इसे अनन्य क्षेत्र। ये प्रादेशिक क्षेत्र 12 नॉटिकल मील का, और इसके बाद 12 नॉटिकल मील देखो आगे संलग्न क्षेत्र, तो टोटल हुआ यहाँ तक 24 नॉटिकल मील। फिर अनन्य क्षेत्र को देखें तो टोटल अनन्य क्षेत्र आधार रेखा से अनन्य क्षेत्र की टोटल दूरी कितनी है? 200 नॉटिकल मील। तो इसमें पहला क्षेत्र लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे। देखो अनन्य क्षेत्र में हम क्या पढ़ेंगे? अब अनन्य क्षेत्र, अनन्य क्षेत्र, अनन्य क्षेत्र के अंतर्गत हम पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला अनन्य क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे, इसमें आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को इसके अंतर्गत 200 नॉटिकल मील तक की दूरी आती है। इसमें आधार रेखा के 200 नॉटिकल मील तक की दूरी, इसमें आधार रेखा के 200 नॉटिकल मील तक की दूरी आती है। ये हमने लिखा, ठीक। कितनी आती है? 200 नॉटिकल मील तक की दूरी आती है। इसमें
इसमें आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी आती है। ठीक, अब इसके भी देखो अधिकार है, अपने अपने क्या अधिकार है वो हम देखेंगे। देखो कितने, एक तो नए द्वीपों के अधिकार, क्या नए द्वीपों के अधिकार, और वैज्ञानिक अनुसंधान के अधिकार, वैज्ञानिक कोई भी अपना अनुसंधान खोल सकते हैं। और देखो इसमें प्राकृतिक संसाधन के अधिकार, प्राकृतिक संसाधन मतलब कोई खान या कोई प्राकृतिक जो नेचुरलिटी होती है उसके संसाधन के अधिकार। जैसे हम लिखे, देखो सबसे पहले लिखे, देखो नए द्वीपों के अधिकार, नए द्वीपों के अधिकार, द्वीपों के अधिकार, अधिकार। दूसरा देखो प्राकृतिक संसाधन के अधिकार, प्राकृतिक संसाधन, संसाधनों प्राकृतिक संसाधनों के अधिकार। तीसरा देखो, तीसरा क्या आएगा, वैज्ञानिक अनुसंधानों के अधिकार, वैज्ञानिक अनुसंधानों के अधिकार, वैज्ञानिक अनुसंधानों के अधिकार। ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, अनन्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखो नए द्वीपों के निर्माण के अधिकार, नए द्वीपों के अधिकार, नए द्वीपों के अधिकार नहीं लिखेंगे हम, नए द्वीपों के निर्माण के अधिकार, सॉरी क्या, नए द्वीपों के निर्माण के अधिकार, के निर्माण के अधिकार, के अधिकार मतलब हम किसी भी नए द्वीप का निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं। फिर कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार हमें है, कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान हम कर सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार और प्राकृतिक संसाधन का अधिकार ये हमें दिए गए हैं। अब देखो इसके बाद क्या आता है, एक आर्थिक क्षेत्र आता है। आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, देखो आर्थिक क्षेत्र की सीमा की, आर्थिक क्षेत्र अनन्य क्षेत्र के बात की सीमा को आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसके बीच क्या होता है, उच्च सागर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम उच्च सागर कहते हैं। यहाँ पर सभी देशों का बराबर अधिकार होता है, सभी देशों का बराबर अधिकार होता है। तो हम देखो लिखेंगे, इसके बाद जो शुरू होगा यहाँ पर क्या होगा, ये सब क्या क्षेत्र होगा, ये होगा आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र, ये सब आर्थिक क्षेत्र होगा। हम आर्थिक क्षेत्र पढ़ेंगे। देखो आर्थिक क्षेत्र, क्या होता है आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र अनन्य क्षेत्र की सीमा के बाद, अनन्य क्षेत्र की सीमा के बाद की दूरी, अनन्य क्षेत्र की सीमा के बाद की दूरी, क्या, अनन्य क्षेत्र की सीमा के बाद की दूरी क्या होती है, उसे क्या कहते हैं हम, आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। क्या, आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। क्या लिखेंगे, आर्थिक क्षेत्र, दूरी को, अनन्य क्षेत्र की बात की दूरी को क्या लिखेंगे आप, को लिखें, दूरी को
दूरी को आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। दूरी को आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक, ये आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। और इसे क्या कह सकते हैं? इसे हम उच्च सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सागर भी कहते हैं। इस पर क्या होता है? देखो, इस पर सभी देशों का बराबर अधिकार होता है। क्या? बराबर अधिकार इस पर सभी देशों का बराबर अधिकार होता है। ठीक, यह आर्थिक क्षेत्र हुआ। यहाँ पर कोई भी देश अपने अधिकार या अपने किसी भी बात नहीं कर सकता। क्यों? यहाँ पर सभी देशों का बराबर अधिकार होता है। यहाँ पर सभी देश अपना आयात निर्यात परिपूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई अधिकार किसी अन्य एक क्षेत्र का स्पेशली अधिकार नहीं होता। बराबर सभी देशों का अधिकार होता है। किसके बाद? इस अनन्य क्षेत्र के बाद, जो ये अनन्य क्षेत्र है, इसके बाद आर्थिक क्षेत्र होता है। तो इसे आपने बना लिया होगा। ये एक बार और देख ले। देखो, जब आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा तो आप इसे याद करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो एक बार डायग्राम और समझ ले। देखो, ये हमारा भारत हुआ। क्या हुआ? ये भारत। और ये क्या है? भारत की सीमा। ये क्या है? भारत की सीमा। इसे हम क्या कहेंगे? देखो, इस रेखा को हम क्या कह देंगे? आधार रेखा। इस रेखा के बाद देखो एक रेखा और आती है, ये रेखा। फिर देखो एक रेखा और, ये 3 रेखा होती हैं। ये सीमा आई, फिर एक सीमा, ये और ये बाउंड्री ये लग गई। ठीक, ये 3 रेखा होती हैं। इसके बाद में आधार रेखा के बाद में समुद्री 3 सीमा होती हैं। देखो, इस क्षेत्र को हम कहते हैं प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा या क्षेत्र कितना होता है? ये 12 नॉटिकल मील। कितना? 12 नॉटिकल मील। इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र। ये कितना होता है? ये भी 12 नॉटिकल मील होता है। देखो, 12 नॉटिकल मील, ये 12 नॉटिकल मील, टोटल कितना हुआ? यहां से यहां तक कितना हुआ? 24 नॉटिकल मील। कितना? 24 नॉटिकल मील। कितना? 24 नॉटिकल मील। अब देखो, इसे कहते हैं अनन्य क्षेत्र। ये देखो, इसकी टोटल दूरी कितनी होती है? इसकी टोटल दूरी यहां से यहां तक कितनी होती है? 200 नॉटिकल मील। आधार रेखा से इसकी टोटल दूरी 200 नॉटिकल मील होती है। फिर इसके बाद जो ये क्षेत्र बचा, समुद्री क्षेत्र, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम आर्थिक क्षेत्र। ठीक, इसे हम कहेंगे आर्थिक क्षेत्र। तो ये आज हमने भारत की जलीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा कि भारत के समुद्र में, भारत का समुद्र पर कितना अधिकार है, कहां कहां तक होता है। तो ये आज हमने पढ़ा और आपको ये समझ में आया होगा। मैंने मैप के द्वारा भी समझाया कि प्रादेशिक क्षेत्र किसे कहते हैं, संलग्न क्षेत्र किसे कहते हैं और अन्य क्षेत्र किसे कहते हैं। और इससे पहले हमने भारत की मानक समय रेखा भी देखी, जो समय का निर्धारण करती है, जो GMT से IST इंडियन स्टैंडर्ड लाइन कितनी 5.5 घंटे आगे है और अंतर कितना? 5.5 घंटे का अंतर है। तो ये आपको समझ में आया होगा। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की नैनी से गुजरती है, ये भी आपने पढ़ा। तो आपने आज ये सब टॉपिक पढ़े।
आप मिलते हैं कल इसी वीडियो में, और कल हमारा कुछ और टॉपिक रहेगा। कल हम एक वीडियो आरबीआई के बारे में ला रहे हैं, आरबीआई के मुख्य फैक्ट और आरबीआई की स्थापना, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है, वर्तमान गवर्नर कौन है और भारत के पहले गवर्नर कौन है। उस वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।